नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज़ और आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जो दरोगा राय कॉलेज सिवान के इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और इनसे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन, बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं और मेसराम जी का गुट भी तैयार है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी अपना पार्टी असपा जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है कि इस तरीके से जो एक बड़ा तबका है जो एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए था, ये जो है कि अपने में आपस में बढ़ कर लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका जो अपना दस्तक जो न्यूज़ चैनल है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सुना कि भाई इनसे हम जानकारी लेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति के बारे में। तो ये बात मैं कहूँगा विकास बाबू की सबसे बड़ी बात है कि आपका जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, मैं ये कहूँगा कि एक हिंदी में कहावत है, 3 कनौजिया 13 चूल्हे, क्योंकि कनौजिया 3 थे और 13 चूल्हे जल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि भाई 13 जगह चूल्हा जलेगा तो आपस में राय नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भले ही लोग मेसराम साहब 85-15 की बात करते हैं, मान्यवर काशीराम जी 85-15 की बात करते थे, और जो दौर गुजरा है राजनीति का उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई 5 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी, और जो तत्व है, जो राजनीति गरीबों का आरक्षण ख़त्म कर दिया, बहु बेटियों का बलात्कार जिस के रिजीन में हो रहा है, जिसके सरकार में हो रहा है, तो वो चीज़ साबित करती है। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि जो 85 का जो वोट बैंक है वह जो है कई खेमों में बटा हुआ है। बहन मायावती जी और रावण, चंद्रशेखर उर्फ रावण, ये लोग दलित को ही वोट को बांट रहे हैं। वो फिर अखिलेश जी अलग फ्रंट पर लड़ रहे हैं। तो फिर उधर जो ओवैसी जी आए हैं और बाबू सिंह कुशवाहा बने हैं, और फिर वो मान्यवर बामन मेसराम जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये देखा क्या जा रहा है कि जो मूल निवासियों का जो वोट है वहीं अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। अब वोटर जो है वो परेशान है, आत्म मंथन कर रहा है कि हम किसके फेवर में वोटिंग करें, कौन जो है वो वहाँ सरकार बना पाएगा। तो इसलिए याद रखिए विकास को, कभी भी टुकड़े टुकड़े कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये उंगली 5 है, तो एक उंगली को आप आराम से तोड़ करके रख दीजिएगा, लेकिन जब वहीं ये 5 एक साथ हो जाते हैं तो ये मुक्का बन जाता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है। उसी तरह वहाँ के राजनीति को चाहिए था कि जो 85% के लोग हैं, जो लोग कल तक जो है बीजेपी को रोकने की बात करते थे, जो कल तक आरएसएस के एजेंडे पर के रोकने को बात करते थे, तो उनको चाहिए था कि भाई बहुत सारे मान सम्मान को नीचे करके, और जिस चीज़ से राज्य के जनता को बहुत लाभ मिले, राज्य की जनता जिससे त्रस्त है, जो वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, जो वहीं अखिलेश जी की कुर्सी धोई जा रही है, और वहीं अखिलेश जी के ही परिवार की अर्पणा यादव बिष्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है। तो यहाँ वोटर जो है वो पेशों में पस में है, वो कसम में है कि भाई कहाँ जाए। एक तरफ वहीं अखिलेश जी के परिवार में बीजेपी की राजनीति हो रही है, तो एक बहन जी भी बोलती हैं कि भाई सपा को हराने के लिए भाजपा को भी वोट देना पड़े तो दे दो। फिर वो एक बहुत युवा शक्ति के रूप में आदरणीय वो चंद्रशेखर उर्फ रावण जी आए हैं, जो भारत के पूरे मूल निवासियों के जो युवा शक्तियां हैं उनको पसंद कर रही हैं, और जो सहारनपुर की घटना को लेकर के जो वो काफ़ी हाईलाइट हुए और उनके साथ जनता गोलबंद हुई है। मेसराम साहब का जो मुहिम है, जो आप पूरे भारत में देख रहे हैं, उनके साथ लोग जो है जुड़ रहे हैं। तो इस हालत में ये चाहिए था कि भाई तमाम लोगों को, जो भी घटक दल 4-5 हिस्सों में बटा हुआ है,
वो चाहे मेसराम साहब का हो, चाहे वो अखिलेश बाबू का हो, चाहे बहन मायावती जी का हो, या चंद्रशेखर उर्फ रावण का जो गुट है, तो इन लोगों को एकजुट होना चाहिए, तब जाकर के आप बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं तो ये बात तय है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो बिल्कुल अच्छा है और उसको मंजिल पाने में उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए कि आप सारे जय मूल निवासी कह करके और मूल निवासियों को ही वोट को आप अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव जी के गठबंधन से मुकेश सहनी जी और मांझी जी को अलग होना एक घातक साबित हुआ, क्या आपको लगता है कि ठीक इसी प्रकार जो है अखिलेश यादव जी ने गलती कर दिए हैं कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद रावण से भी गठबंधन नहीं हुआ या मेसराम जी से भी गठबंधन नहीं, तो ये जो है कि कहाँ तक ये सरकार बनाने में अखिलेश यादव जी सफल हो पाएंगे अगर इस तरीके? ये बात सही है कि अखिलेश जी को 403 सीटों में कम से कम 250 सीट तो उनको लड़ना चाहिए था, और 150 सीट जो है, जो ये 3 दल जो आगे आए हैं, मान लेते हैं बहन मायावती जी से अलायंस नहीं हो रहा है, तो उस हालत में आप वो बामन मेसराम साहब हैं या फिर वो चंद्रशेखर रावण जी हैं, नहीं, वो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको भी उनको शेयर लेकर के उनको जितना ही सीट बनता है उनको दे करके उनको एक अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए था। और ये जो अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि अखिलेश बाबू वहाँ जीत रहे हैं, वो आएंगे, तो ये बात सही है कि भाई अभी सारा चीज़ जो है वो 10 मार्च के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन आम जनता उहापोह में है कि भाई क्या होगा। और जनता जो है जो ही उहापोह में चली जाती है तो जीत का मंजिल दूर दिखाई देने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और एक ओरिएंटेड, जैसे इंग्लैंड की राजनीति है, 2 ही पार्टी है, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, तो लेबर पार्टी में रहिए या कंजर्वेटिव पार्टी में रहिए, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। उसी तरह भारत में जो देख रहे हैं क्या कि भाई एक अमीर का वर्ग हो एक गरीब का वर्ग हो, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पार्टियाँ, जैसे मुर्गी रोज़ अंडे देती है वैसे रोज़ पार्टियाँ बनती हैं, और अब वो हर अपना एजेंडा, जात के आधार पर पार्टी बनी है, कोई जो है वो एजेंडा नहीं काम कर रहा है कि भाई आप जैसे मेसराम साहब बोलते हैं कि भाई जो चीज़ें भारत को नुकसान पहुंचाई हैं, यहाँ पर जो है जो लोग त्रस्त हैं मनुवाद से, वो लोग वो बेचारे एक बहुत अच्छा मुहिम छेड़ते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं। सच बात है कि सारे वर्गों में अमीर गरीब है, चाहे छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, सवर्ण हो, अवर्ण हो, उससे मतलब नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं। लेकिन ये चाहिए था कि जो राजनीतिक परिदृश्य है उत्तर प्रदेश का, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो 2 हस्ती बहुत बड़ी है वहाँ पर, बहन मायावती जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का, ये दोनों आदमी को चाहिए था कि आपस में साझा सरकार के लिए एकजुट होकर के और छोटे छोटे दलों को कुछ भी हिस्सा दे करके एकजुट होकर के यदि लड़ाई लड़ते तो जीत का रास्ता जो है और सुगम और सरल हो जाता। लेकिन अभी जो ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो देखा हमने बिहार में भी कि वो जनमत आया तेजस्वी जी के फेवर में और सत्ता तक जाते जाते नहीं पहुंच पाए। तो यह गेम, चूँकि ईवीएम एक ऐसा मशीन है जिसका जिन देशों ने इसको ईजाद किया उन देशों ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन ईवीएम पर जो सवाल पैदा हो रहे हैं, ईवीएम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई ईवीएम से जो है वो चुनाव प्रभावित होता है, तो ईवीएम को जब तक ख़त्मा नहीं होगा तब तक जो है चुनाव में कुछ भी संभव है, हार को जीत में, जीत को हार में। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बीजेपी का जो वोट है वो बिल्कुल ओरिएंटेड वोट है, बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, वो कहीं वोट इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन जो छोटे जातियों का वोट है, जो वहाँ पर मूल निवासियों का जिसको आप कहते हैं, या भारत के लोगों का जो वोट है, वहाँ पर खास करके वो वोट बहुत सारे हिस्सों में बढ़ता नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक मंत्री घूमकर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लोग उनको घूमने तक नहीं दे रही है, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, 300 पार ले जाएंगे और इस बार सरकार योगी जी की ही रहेगी। ये बात तो तय है कि भाई अब यदि आप ईवीएम में इधर उधर करेंगे तो आप आएंगे, लेकिन जो उनका विरोध हो रहा है, जो पब्लिक पथराव कर रही है, जो उन्होंने कारनामे किए हैं, उनकी सत्ता है, उनके जोगी जी हैं, उसके बावजूद भी आम पब्लिक जो है पथराव कर रही है बीजेपी के विधायकों पर, तो आम जनता को तो कहीं ना कहीं नाराज़गी है। अगर उसमें भी यदि किसी चमत्कार की बात अगर वो लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब भी फिर
मैं चुनाव आयोग से मैं ज़रूर आरजू के साथ मैं कहूँगा कि इन बातों पर सख्त हो जाना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव आयोग पर ही लोगों का भरोसा जो है वो बंधा हुआ था और वह भरोसा भी अब धीरे धीरे उठता जा रहा है। क्योंकि जो नेताओं के बोलियां आती हैं कि भाई आम जनता उनको विरोध कर रही है, पथराव कर रही है, तभी वो कह रहे हैं कि हम 300 के ऊपर से जीतेंगे, तो कम से कम आत्ममंथन करने की भी ज़रूरत है और आम जनता को भी आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग जो चैनलों का एग्जिट पोल होता है उस पर अखिलेश यादव भी बोले थे कि एग्जिट पोल चुनाव आयोग को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी चैनल वाले एग्जिट पोल न निकाले, वो एक गलत संदेश देता है लोगों को। देखिए, मीडिया पर प्रतिबंध जो है वो इस रूप में नहीं लगना चाहिए, बल्कि मीडिया को भी सच बात, क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया एक तरह का पंच परमेश्वर है और मीडिया कर्मी लोग को चाहिए, वो लोग किस जनता और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं। और अभी तक जो है 96 से ऊपर पत्रकार मारे जा चुके हैं। क्यों? इसलिए कि आप आम जनता से रूबरू जब होते हैं तो आप उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या फिर ये मीडिया भी बिकी हुई मीडिया है, चाटुकारिता की मीडिया है कि भाई जहां पर लोग पीटे जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि पीटा जा रहा है, उनको फिर आप विजय होने की बात आप बोल रहे हैं, उनको जीत की पक्की बात बोल रहे हैं। इसका मतलब ऐसा करना जो है वो मीडिया के लिए अच्छा बात नहीं है। वहाँ के जो ओबीसी सबसे बड़ा तबका है वो बोलते हैं कि राम मंदिर बन गया, बीजेपी को मंदिर और मस्जिद की वजह से 20% वोट पक्का रहता है। कहीं भी जाइए, चाहे बिहार में चाहे कहीं भी, लोगों के आप एक जो युवा वर्ग है उसे पूछिए तो बोलते हैं योगी ने तो बहुत बड़ा काम किया, हत्याएं हुई वो नहीं दिखाई देता है। खास करके जो एक ओबीसी का वर्ग है, जो वीकर सेक्शन के और सारे लोग हैं जिनको धर्म का सबसे बड़ा जो है कि नशा चढ़ी रहती है, तो वे लोग कह रहे हैं कि योगी जी बढ़िया है, राम मंदिर उन्होंने बनवा दी, उन्होंने हाथरस कांड कराया, ये नहीं लोगों का कहना है। सवाल ये उठता है कि भाई जनता, देखिए कार्ल मार्क्स ने ये बात कहा था कि धर्म जो है इंसान के लिए अफीम होता है, तो ये बात सही है कि भाई इंसान जो है वो धर्म को बहुत ज़्यादा मानता है। ठीक है, आप योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी ने मंदिर बना दिया, मैं ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं बात सही है, तो सिर्फ मंदिर बना देने से, चूँकि वो ईश्वर जो है पूरी दुनिया का मालिक है, उसका घर हम और आप बना कर देंगे तो उसमें वो नहीं रहेगा। ठीक है, आप जो हैं बना दिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर युवाओं को रोज़गार चाहिए, आम जनता को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सड़क चाहिए, आम जनता को शांति चाहिए, दलितों को एक इज्जत की ज़िंदगी चाहिए, आम जनता को इज्जत की ज़िंदगी चाहिए। लेकिन आप उसके क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं? आप मान लेते ठीक है, आप बहुत बड़ा मंदिर बना दिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिए विकास बाबू कि कुवैत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना रहा है और वो कह रहा है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक विश्वविद्यालय बनाएंगे और उस पर वो काम कर रहा है। आपके यहाँ सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो आप विचार कीजिए कि यदि आगे आने वाले तकनीक के युगों में अब 50 वर्षों के बाद भारत अगर मंदिरों का देश बन गया और दुनिया के पैमाने पर विश्वविद्यालय खोले गए, अगर कुवैत खोला, तो आप सोचिए कि 50 वर्षों के बाद भारत विकास के किस पायदान पर होगा और कुवैत जैसे देश विकास के किस पायदान पर होंगे, जो शिक्षा के लिए शिक्षालय खोल रहे हैं, कॉलेज अस्पताल खोल रहे हैं जहाँ पर बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। तो इसलिए ओबीसी के समाज के लोगों के अंदर जो है वो ठीक है, उनको धार्मिक भावनाओं में उलझाया जाता है और वो जो है धार्मिक धर्म के नाम पर जो है वो तुरंत बेचारे एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन ओबीसी तबका जो है समझ में आ जाएगा उसको कि नहीं, हमको धर्म जो है वो सेकेंडरी चीज़ होगा, पहले हमको रोजी रोजगार चाहिए, पहले हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, आवास चाहिए, एक अच्छा शासन प्रशासन चाहिए, शांतिपूर्ण समाज चाहिए, उस दिन वो लोग मंदिर से उतना खुश नहीं होंगे जितना कि वे लोग रोजगार से खुश होंगे, अपने बच्चों के लाइफ स्टाइल से खुश होंगे, अपने बच्चों के शिक्षा से खुश होंगे। क्योंकि अभी कोरोना का जो लहर आया था, ये कोरोना के लहर ने बता दिया कि अगली पीढ़ी को मंदिर और मस्जिद और गिरजा गुरुद्वारा बनाने के लिए मत बताना, बल्कि अगली पीढ़ी को ये साबित करना कि सबसे पहले
कॉलेज अस्पताल खुले। और कॉलेज और अस्पताल दो चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोरोना काल में वो पुलिस प्रशासन जो बेचारी मदद किया, और कोरोना काल में जितना अस्पताल की ज़रूरत लोगों को थी उतना मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कोरोना ये प्राकृतिक महामारी भी बता रही है कि अगले आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना होगा कि दुनिया को मंदिर मस्जिद के से अहम चीज़ जो है उसको कॉलेज और अस्पताल चाहिए, जहाँ पर वो लर्निंग सिटीजनशिप सीखेगा। स्कूल कॉलेज में जब आदमी जाएगा तो वो नागरिकता का पाठ पढ़ेगा, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है वो सीखेगा। और वो जब अस्पताल खुलेंगे तो अभी जो है कोरोना काल में जो अस्पताल डॉक्टर नहीं उपलब्ध थे, वो तो जितने सरकारी अस्पताल थे वही जो है उस हालत में काम कर रहे थे, और लेकिन जितने प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे सभी भाग पड़े थे। तो ये बात बताता है कि अगर आप निजीकरण कर दोगे तो निजीकरण डॉक्टर भाग जाएगा, लेकिन सरकारीकरण डॉक्टर अपने सरकार के डर से उपलब्ध रहेगा। इसलिए ज़रूरत ये बात है कि भाई हम पहले शिक्षा, रोजगार, सड़क, वो एक अच्छा प्रशासन ये हमको चाहिए। हम ईश्वर की प्रार्थना तो हम कहीं कर लेंगे, मंदिर ठीक है बन जाए, मंदिर अच्छी बात है, अगर आपने बना दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धर्म को आपको ले करके जब राजनीति करेंगे तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब ही धर्म का राजनीति से गठजोड़ होता है तो राजनीति जो है अपने मंजिल से भटक जाती है। और ये भी बात कहा जाता है कि भाई अगर इंसान को बहकाना हो तो सिर्फ उसको धर्म में उलझा दो। वो नेपोलियन भी कहता था कि आम पब्लिक को, अगर आम पब्लिक अपने हक की बात करती है तो उसको धर्म में उलझा दो, वो फिर धर्म के नाम पर कट मर जाएंगे और उनको जो वाजिब अधिकार चाहिए उससे वो बेखबर हो जाएंगे। तो क्या और उसी का देश में यही सब चल रहा है? तो अभी जो स्थिति बनी हुई है कि भाई आज़ाद भारत के इतने दिनों बाद यहाँ आज भी कोरोना जो सबक सिखा गया, तो यहाँ का अगर ओबीसी समाज, SC ST समाज जो है, यदि वो उसके लिए प्रधान दिखाई देता है मंदिर, तो बना दो पूरे देश को मंदिर, क्या दिक्कत है? छोड़ दो, बंद कर दो अस्पताल। तो आज के दिन हम मरेंगे, तुम मरेगो, सबको मर जाएगा दवा बिना, सब लोग डॉक्टर के बिना मरेंगे, और मंदिर के पुजारी जी सबका इलाज करेंगे मंत्र पढ़ के, क्या दिक्कत है? ये जो बातें भाई मीडिया वाले लोग भी देख रहे हैं कि इसलिए कि भाई आप पहले उस बात को जानिए कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत चीज़ होता है। वो हम ठीक है, आप मंदिर एक मंदिर की बात करते हैं और फिर अगला नारा दे दिया कि भाई ये तो अभी पहला है, अभी मथुरा काशी, ये तो पहला झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अरे यार कितना देश को दंगा में झोंकोगे? ठीक है, तुम इसको आप, ये भारत सेकुलर देश है, यहाँ पर एक सिर्फ हिंदू के नाम पर राजनीति करके आप मंदिर बनाने पर तुले हुए हो। अच्छी बात है, बना रहे हो बनाओ, लेकिन आपने ग्राफ तो देखिए कि आपने हिंदू बच्चे को ही कितना नौकरी दिया, कितना उनको आप रोजगार दिए। आप हिंदुओं की स्थिति क्या है वो तो देखिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ मंदिर बना रहे हो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, जनता ठीक है। उसके बाद जो ये है कि भाई आप आरक्षण पर क्या कर रहे हो, आप शोषितों पीड़ितों गरीबों के साथ क्या कर रहे हो? गरीबों के बहू बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, कहीं साधु बलात्कार कर रहा है, कहीं नेता बलात्कार कर रहे हैं, वो थाने में जाती है महिला, उसका FIR नहीं लॉन्च होता है, तो आखिर इसको कौन ठीक करेगा? इसके लिए कहाँ से लोग आएंगे? किस देश का पॉलिटिशियन आएगा? तो ये ज़रूरत है मीडिया कर्मी को सच बातों का इजहार करे आम जनता के बीच, और आप आम जनता के सवालों को सरकार के पास ले आते हैं, सरकार के जवाब को आम जनता के पास ले आते हैं। यदि ये काम आप करेंगे तो अगले आने वाले दिनों में जो सेकुलर मीडिया है, जनता इन्हीं को चुनेगी कि नहीं ये लोग जो हैं राजनीति के बारे में बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, इन लोगों को पब्लिक सम्मान करेगी, इनका आदर करेगी। लेकिन अभी जो बिकाऊ मीडिया है, ये कुछ नेताओं के फेवर में, जिनको 100 जूते खाए तब भी तमाशा घूस कर देखे, रोए दिन आए दिन जो है इनका अपमान हो रहा है, तभी उस नेता को हाईलाइट करता है, ये जीत रहे हैं, इनकी पार्टी बन रही है। तो मैं ये कहूँगा यूपी की राजनीति जो है, वहाँ जो छोटे जातियों के वोट जो बटे हुए हैं, वो बटना जो है वो शुभ संकेत नहीं है। आगे आने वाले दिनों में अगर अखिलेश जी सरकार बनाते हैं तो यह जो है बाई चांस कहा जाएगा। तो क्या वहाँ के जो SC ST OBC के लोग हैं या माइनॉरिटीज है, इन तमाम लोगों से आप क्या अपील करिएगा? क्योंकि जो स्वर्ण वोट है वो तो बीजेपी का कोर वोट है, वो इसलिए वोट देते हैं बीजेपी को कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का आरक्षण खत्म हो रहा है और मुसलमान टाइट है, इसके वजह से वो वोट देते हैं, ये सच्चाई है।
मीडिया इस बात को न बताए वो अलग है, लेकिन ये बात सच्चाई है। आप वहाँ के ओबीसी के जो और SC ST के लोग हैं, क्या अपील करिएगा कि जो जहाँ से बहुजन जो लोग हैं जीत रहे हो, क्या वहाँ के लोगों को जिता देना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि जो पार्टियाँ छोटी छोटी जो भी पार्टियाँ बनी हुई हैं, यदि वो गरीबों की पार्टियां हैं, गरीबों के हक की बात करती हैं, गरीबों के आरक्षण या गरीबों के रोजगार की बात करती हैं, गरीबों के अस्मत की बात करती हैं, इज्जत की बात करती हैं, शांति सुरक्षा की बात करती हैं, शिक्षा की बात करती हैं, तो उन पार्टियों को जिताना चाहिए। साफ सुथरी बात है, कोई भी पार्टियां हो, यदि वो जनता के हक की बात करती है तो उन पार्टियों को जिताने का काम करें। और ये लोग जो 4 खेमे में 5 खेमे में बटे हुए हैं, वहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो हैं सरकार बनाने के लिए सारे मानदंड को तोड़ते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को बनाइए और वहाँ के आम पब्लिक जो रो रही है, जो तड़प रही है, जो भूखे मर रही है, जिनका इज्जत लूटा जा रहा है, उनके सुरक्षा के लिए आप आगे बढ़िए। मैं यही चाहूँगा कि वहाँ के SC ST OBC समाज को कि आप लोग वहाँ के वोटर हैं और आप लोग अपने ईमान और इंसाफ के तराजू पर वोट को तौलिए और उनको वोट दीजिए जो आपके हक की बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी का साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बहुजन लोग हैं, उन्हीं लोगों को जो जीत रहा है, जो कमज़ोर पार्टियां जीत रही है, उनको जिताने में मदद करें। जब सरकार आपकी होगी तभी आपके बच्चे का दरवाज़ा खुलेंगे, अन्यथा बीजेपी शासित राज्यों में या बीजेपी का एजेंडा रहा है कि उन तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को धर्म के जालों में उलझा करके अपनी रोजी रोटी चमकाई जाए और शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब OBC के लोगों का आरक्षण ख़त्म किया जाए। ये बीजेपी का मेन पॉलिसी है। आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज़ और आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।